नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरने पर एक पीक क्यू गैदरर योद्धा भी मर जाएगा। एक पर्पल ब्लड योद्धा शायद न मरे, लेकिन नतीजा बेहद शर्मनाक होगा। लेकिन ये लड़की हवा में चल रही थी और धीरे धीरे पास आ रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे से थामे हुए हो। ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था। वो उड़ सकती है। विशाल जंगल के लोग हैरान रह गए। उन्होंने लोगों को चील पर सवार होकर आकाश में उड़ते देखा था। वो तो इम्प्रेसिव था, लेकिन आज उन्होंने सचमुच एक इंसान को सिर्फ अपने खून और मांस के साथ आकाश में उड़ते देखा। ये कैसी मेथड थी? ये पूरी तरह से अनसुना था। आम लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, लेकिन ताओ जनजाति के कुलपिता और बुजुर्गों को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सा डोमेन है। इस दुनिया में जब योद्धा एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वे आकाश में उड़ने में सक्षम हो जाते हैं, और ये एरिया उनकी समझ से परे था। कम से कम ये कुछ ऐसा था जिसे पर्पल ब्लड डोमेन में अचीव करना असंभव था। यह लड़की, वह पर्पल ब्लड को सरपास कर गई, लेकिन उसकी उम्र, वो तो अभी किशोरी है। किशोरावस्था में पर्पल ब्लड को मात देना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कबीलाई बुजुर्ग एक एक करके खड़े होने लगे। हालांकि उन्हें पता था कि उनके ताओ कबीले में 2 अमीर लोग आए हैं, लेकिन उन्हें उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज उन्होंने सचमुच एक किशोरी को हवा में उड़ते देखा। हे भगवान, ये लड़की कौन है? इस रहस्यमयी लड़की को देखकर कबीले के बुजुर्गों पर गहरा प्रेशर पड़ा। ऐसी शख्सियत के लिए ताओ कबीला महत्वहीन था। लड़की की सफेद पोशाक हवा में तब तक लहराती रही जब तक वो जमीन पर नहीं उतर गई। हजारों आंखें उस लड़की पर टिकी थीं। वे बेहद हैरान थे। इन कुछ दिनों में उन्हें कई बार शॉक लगा था। सबसे पहले आदर्श का कद बढ़ गया था और उसने ताओ कबीले के सभी टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ दिया था। अगली लड़की थी जो अभी किशोरी ही थी, फिर भी वो उड़ सकती थी। वो दुबली पतली लड़की वहां शान से खड़ी थी, मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो। उसने अपने चेहरे पर एक घूंघट ओढ़ रखा था जिससे उसका रूप छिपा हुआ था। फिर भी कई लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस घूंघट के नीचे एक अद्भुत सुंदरता छिपी थी। दरअसल ज्योति आमतौर पर अपना चेहरा नहीं छिपाती थी, लेकिन ज्योति हजारों लोगों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। आसमान से उतरने से लेकर अपने पैरों पर खड़े होने तक उसने आदर्श की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, मानो वह उसे जानती ही न हो। आदर्श ने अपनी नाक रगड़ी और सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योति की नजर में ज्योति जैसी असाधारण लड़की खुद को सबके सामने रिवील नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा ये बादलों के जंगल में बस एक मध्यम आकार की जनजाति थी जो अज्ञानी लोगों से भरी हुई थी। ऐसी घटना उसके लिए बहुत ही निम्न स्तर की थी। आदर्श के अलावा गंभीर रूप से घायल सेमी कॉन्शियस तेजस भी ज्योति की ओर गंभीरता से देख रहा था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, फिर भी उसने होश नहीं खोया था। आदर्श का मेंटल ट्रॉमा उसके लिए बहुत गहरा था, इसलिए उसके डूबे हुए दिल के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने होश खो दिया हो। लेकिन अब ज्योति के एरोप्लेन से नीचे उतरते ही तेजस अचानक जाग गया। उसकी खांसी से खून आना बंद हो गया था। उसकी आंखें फिर से तरोताजा लग रही थीं। वो अपना सिर भी उठा पा रहा था और खड़े होने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। ज्योति एक देवी थी जिनकी तेजस प्रशंसा करता रहा था। देवी अवतरित हुई थी, लेकिन उनके सामने उसकी वर्तमान सिचुएशन बहुत अपमानजनक थी। तेजस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति क्यों आई है। उसने उसे अपनी बाईं कलाई के इंटरस्पेशल रिस्टबैंड को पोंछते और अंदर से एक सफेद बोतल निकालते देखा। ज्योति ने आदर्श की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। तेजस की तो बात ही छोड़िए। ज्योति के मन में उसके लिए कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि तेजस जैसे मेंढक ने उसके लिए वासना भरी थी। उसने अपनी उंगलियां धीरे से हिलाईं और सफेद बोतल अधिकारी रुद्र के हाथों में जाने से पहले एक सफेद चमक में घूम गई। अधिकारी रुद्र ने सफेद बोतल को खाली हाथ पकड़ लिया, लेकिन कंफ्यूज्ड रहा। ज्योति के होंठ हल्के से हिले और कुछ शब्द निकले। इसके बाद उसका शरीर तैरने लगा और वो आकाश में एरोप्लेन की ओर वापस जाने लगी। डूबते लाल आसमान के नीचे उसकी गोरी आकृति ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया। लोग आश्चर्य से देखने लगे। क्या वो इंसान थी या कोई परी थी? अधिकारी रुद्र अभी भी बोतल को अपने हाथों में पकड़े हुए था, मानो वो अचंभित हो। उसने झिझकते हुए ढक्कन खोला। 2 हरे अमृत निकले और उनकी खुशबू उसके नथुनों में फैल गई। अधिकारी रुद्र ने मुंह भर लार निगल ली। धिक्कार है, ये तो हरा अमृत था। वो सचमुच ग्रैंड मास्टर दुर्जय की शिष्या बनने के योग्य थी। वो प्राचीन लिन परिवार की अनमोल रत्न थी। वो एक असाधारण लड़की थी जो एक दिन वैभव दिव्य साम्राज्य के युवराज की पत्नी बन सकती है। एक ही बार में उसने 2 हरे अमृत उगल दिए। इतने कीमती अमृत का इस्तेमाल किसी शारीरिक घाव के इलाज के लिए करना कितना बेकार था। लड़की के अपने एरोप्लेन पर वापस जाने के बाद लोगों का ध्यान अब उस सफेद बोतल पर गया जो उसने पीछे छोड़ दी थी। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसमें कोई अमृत है,
और वो अमृत बेहद कीमती होना ही था। क्या सिर्फ लड़की की ताकत और पहचान के आधार पर उसके द्वारा निकाली गई चीजें सामान्य हो सकती हैं? और अधिकारी रुद्र के हावभाव ने इस बात की निर्णायक पुष्टि कर दी। एक अमृत जो स्वर्ण रक्षक के 1000 घरों की अभिव्यक्ति को बदल सकता है, अमूल्य होना चाहिए। ताओ जनजाति के बुजुर्ग अचानक ईर्ष्यालु हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्योति ने जो 2 गोलियां विशेष रूप से अपने एरोप्लेन से उड़ान भर कर दी थीं, वे घायलों के लिए थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्योति ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस पर सोचने का समय नहीं था। गोली की कीमत को लेकर कोई शक नहीं था। अगर दोनों में से एक गोली तेजस को दे दी जाए तो वो अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो जाएगा। यहां तक कि जो खून उसने खोया था उसकी भी तुरंत भरपाई हो जाएगी। इस तरह उसकी चोट के बाद के प्रभाव कम से कम हो जाएंगे। कुलपति और महापुरुष उत्सुकता से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि गोलियां कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गोली दी जाएगी। सफेद कपड़े वाली लड़की ने उन्हें अमृत क्यों दिया? लॉजिकली तेजस सफेद कपड़े वाली लड़की को नहीं जानता था, इसलिए उसके लिए उसे बचाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा आदर्श की बैकग्राउंड और भी बदतर थी। वो एक छोटे से आदिवासी कबीले का एक गरीब लड़का था, इसलिए इस असाधारण लड़की को जानने की उसकी पॉसिबिलिटी कम ही थी। इसलिए ये संभावना कम थी कि सफेद कपड़े वाली लड़की ने विशेष रूप से आदर्श के लिए गोलियां छोड़ी थीं। इसकी वजह शायद सफेद कपड़ों वाली लड़की का दयालु स्वभाव ही था। उसने अपने पोषित पौधे को चोट खाते देखा था, इसलिए उसने उनके ठीक होने के लिए वो कीमती दवा छोड़ने का डिसीजन लिया। यह भी पॉसिबल था कि अंतिम युद्ध में तेजस हार गया हो, लेकिन जीतने के लिए उसने वीरतापूर्वक लड़ने में अपना खून बहाया हो सकता है कि इसी एक्शन ने सफेद वस्त्र वाली लड़की को छुआ हो, जिससे उसने अमृत दिया हो। कबीले के बुजुर्गों ने कुछ ही देर में समझाने के कई तरीके निकाले, लेकिन वे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। जरूरी बात यह थी कि अमृत यहीं था, तेजस बच गया था। जमीन पर लेटे हुए तेजस को उम्मीद जगी, परी मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में उतरी है। ये बहुत बढ़िया है। इस अमृत से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जब ऐसा होगा तो मैं कड़ी मेहनत से साधना करूंगा। कुछ ही महीनों में मैं पर्पल ब्लड के डोमेन में पहुंच जाऊंगा और उस छोटे से शैतान को हरा दूंगा। मैं उस बच्चे को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तेजस मन ही मन चीखा। इसी समय अधिकारी रुद्र हाथ में गोलियां लिए अखाड़े की ओर बढ़ रहा था। अधिकारी रुद्र अभी भी कंफ्यूज्ड था। इस बच्चे का परी ज्योति से क्या रिलेशन है जो परी उसे इतना पसंद कर रही है? उसका हाथ तो बस तलवार से कटा था, हालांकि घाव गहरा था और उसकी हड्डियों और नसों को चोट पहुंचा रहा था, जबकि एक योद्धा के लिए ऐसा घाव सामान्य दवा से कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ दिनों की ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। हरे अमृत का प्रयोग करना राई का पहाड़ बनाने के समान है। जब तक कि फेरी ज्योति का इस आदमी से कुछ लेना देना ना हो, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो तो बस एक छोटे से आदिवासी कबीले का एक औषध बालक है। अगर वो जड़ी बूटियां चुनते समय फेरी ज्योति से मिला भी होता तो भी उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। आखिरकार ज्योति जैसे कद के व्यक्ति के लिए आदर्श ही नहीं, अधिकारी रुद्र भी तुच्छ समझा जाता था। अगर ऐसा इसलिए न होता कि उसे क्लाउड वाइल्डरनेस में कोई मिशन मिला था और वो पत्र दुर्जय को न सौंपना था, तो वो ज्योति से कभी कोई बातचीत न करता। यहां तक कि वो भी उसे नहीं जान सका, आदर्श और क्या। बहरहाल ज्योति ने आदर्श को हरा अमृत दिया था, जिससे यह साबित हो गया कि आदर्श ज्योति के लिए असाधारण महत्व का था। यदि ऐसा है तो मुझे आदर्श के साथ अधिक सम्मान से पेश आना होगा। जैसे ही अधिकारी रुद्र अखाड़े के पास पहुंचा, उसके मन में मूर्खतापूर्ण विचार आने लगे। तेजस अखाड़े के कोने पर था, इसलिए अधिकारी रुद्र को अखाड़े तक पहुंचने के लिए उसके पास से गुजरना पड़ा। तेजस ने उत्सुकता भरी नजर से देखा। अधिकारी रुद्र और करीब आता गया। तेजस की आंखें बिना पलक झपकाए अधिकारी रुद्र के हाथों में रखी बोतल को देखती रहीं। जैसे जैसे वो और एक्साइटेड होता गया, उसकी सांसें तेज होती गईं। वो दवा की खुशबू भी सूंघ सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सूंघने मात्र से ही उसे ताजगी मिल रही हो और वो बहुत बेटर महसूस कर रहा हो। इस प्रकार की दवा न केवल उसके रक्त की कमी को पूरा करेगी, बल्कि उसे एक स्टेप आगे ले जाएगी। ये सोचकर कि उसके पास एक आशीर्वाद छिपा हुआ है, तेजस उत्साहित था। स्वर्ग अब भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो रहस्यमयी लड़की स्वर्ग का आशीर्वाद है। मुझे इसे संजोकर रखना चाहिए। चूंकि मुझे ऐसी देवी मिली है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। हो सकता है उसने मुझसे प्रेम करने के कारण नहीं, बल्कि सुविधा के लिए बचाया हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं इस दयालुता को याद रखूंगा। भविष्य में जब मेरी शक्ति बढ़ेगी तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार जरूर करूंगा। तेजस के मन में ये सारे थॉट्स थे। आदर्श से हारने का अवसाद और दर्द अब दूर हो चुका था। आसपास के आदिवासी बुजुर्ग भी उत्सुकता से भरे हुए थे। 2 गोलियों के साथ ये सोचना वाजिब था कि हर व्यक्ति को एक गोली मिलेगी, लेकिन आदर्श की चोट को इतनी अच्छी दवा की जरूरत नहीं थी। लेकिन तेजस की चोटें ज्यादा गंभीर थीं और उसने अपना खून भी बहाया था। तेजस पर उन 2 गोलियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आदर्श के लिए स्वर्ण रक्षक की सामान्य दवा ही काफी होगी।
जब बुजुर्ग ये सोच रहे थे, अधिकारी रुद्र तेजस से केवल 5 फुट की दूरी पर था और लगातार आगे बढ़ रहा था। 4 फुट, 3 फुट, 1 फुट। अपनी चोटों और दर्द के कारण तेजस के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया और बड़ी मुश्किल से अधिकारी रुद्र की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया, इस उम्मीद में कि वह बोतल अधिकारी रुद्र के हाथों में दे देगा। लेकिन अधिकारी रुद्र बोतल हाथ में लिए तेजस के पास पहुंचा, मानो वो कुछ सोच रहा हो। उसने जरा भी सिर नीचे नहीं किया और न ही अपनी चाल धीमी की। वो बस तेजस के पास से चला गया। बस ऐसे ही आगे बढ़ गया, ऐसे ही आगे बढ़ गया, ऐसा ही अतीत, उस तरह। तेजस का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। बड़ी मुश्किल से निकाली गई मुस्कान पूरी तरह से जम गई। तेजस के कानों में गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। उस पल ऐसा लगा जैसे 100 लोगों ने अपने पैर आगे बढ़ा दिए हों और 100 जूतों से बेरहमी से उसके चेहरे पर पैर रख दिए हों। उसका सारा खून उसके चेहरे पर आ गया। वो पहले से ही बुरी तरह घायल था और उसकी हालत नाजुक थी। अब शर्म और गुस्से से उसकी रक्त वाहिकाएं बढ़ गई थीं, जिससे वो लगभग बेहोश हो गया था। लेकिन तेजस को अब भी उम्मीद थी कि अधिकारी रुद्र आदर्श को सिर्फ एक गोली दे रहा है और जब वो वापस आएगा तो उसे दूसरी गोली दे देगा। उसने अपना गुस्सा सहा और अधिकारी रुद्र की पीठ की ओर देखा। ये तो हद हो गई। सिर्फ इसलिए कि आदर्श का फ्यूचर उज्जवल है, तुम उसे पहले गोली देकर उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। आसपास के सभी आदिवासी बुजुर्गों के चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन थे। जब अधिकारी रुद्र ने तेजस की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए उनके पास से गुजरा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा हो। उन्हें एहसास हुआ कि चीजें वैसी नहीं हो रही थीं जैसा उन्होंने सोचा था। क्या वो 2 गोलियां आदर्श के लिए थीं? क्या बात है, उसे तो बस एक छोटा सा जख्म है, उसे इतनी कीमती दवा की क्या जरूरत थी? तेजस समेत कई आदिवासी बुजुर्ग और ताऊ कबीले के लोग असहाय होकर अधिकारी रुद्र को आदर्श के पास जाते हुए देख रहे थे। फिर उसने दोनों गोलियां आदर्श को दे दी। पहले सख्त और बिना मुस्कुराए रहने वाले अधिकारी रुद्र के चेहरे पर अचानक एक दोस्ताना मुस्कान आ गई। अधिकारी रुद्र के चेहरे पर पहले कभी न देखी गई एक दोस्ताना अभिव्यक्ति थी। उसने सौम्य स्वर में आदर्श से कहा, छोटे भाई आदर्श, ये हरे अमृत हैं, ये अच्छी दवा है। मिस ज्योति ने आदेश दिया है कि इन 2 गोलियों में से एक गोली खा लो और दूसरी को पानी में पीसकर अपने घाव पर लगाओ। कल से पहले तुम्हारा घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा। साथ ही धीरे धीरे दवा की शक्ति को पचा लो, इससे तुम्हारी साधना को लाभ होगा। अधिकारी रुद्र के शब्द मानो अखाड़े में गूंज रहे थे। सभी आदिवासी बुजुर्गों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, तो वे इसे कैसे नहीं सुन सकते थे। 2 गोलियां, एक खा लो और दूसरी पानी में पीसकर घाव पर लगा लो। अभी अभी उसकी मुट्ठी तलवार से कट गई थी। इतनी फिजूल खर्ची तो बेतुकी थी। पुआ। अखाड़े से कुछ ही दूरी पर तेजस, जिसका हृदय खून की कमी से कमजोर हो गया था, ने अचानक और भी अधिक खून की उल्टी कर दी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसका दिमाग गूंजने लगा। इसके साथ ही वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेजस ने ल्यूसिडम और नॉटवीड से भरा भारी दवा का डिब्बा गिरा दिया। सैकड़ों साल पुरानी तमाम जड़ी बूटियां जमीन पर बिखर गईं। तेजस के मन में केवल ज्योति की सुंदर आकृति ही घूम रही थी जब वो धीरे धीरे एरोप्लेन से नीचे उड़ रही थी। इस बार तेजस सचमुच बेहोश हो गया। क्रोध के कारण उसका हृदय चोटिल हो गया और वो बेहोश हो गया। खून की कमी के कारण चोट और भी गहरी हो गई। तेजस। ताओ जनजाति के कबीले के बुजुर्ग घबरा गए। उन्होंने तुरंत ताओ जनजाति के डॉक्टर को तेजस का इलाज करने के लिए भेजा, पर उस विशाल जंगल में चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित थीं। गुस्सा या खून की कमी से लगी गंभीर चोटों का ये नीम हकीम क्या ही कर पाते। वे सिर्फ अच्छी जड़ी बूटियां ही बना सकते थे। 100 साल पुराना जिनसेंग या ल्यूसिडम एक निचले स्तर के योद्धा के लिए तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मॉर्टल ब्लड के 5वें स्तर के योद्धा के लिए उनका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता था। लियान आदिवासी कबीले के योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य बेहोश तेजस और परेशान आदिवासी बुजुर्गों को दया से देख रहे थे। उन्हें याद था जब उनके गुरु विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहे थे, तब उन्होंने भी खून की उल्टी की थी। वो मेमोरी अभी भी ताज़ा थी। ये दृश्य तेजस के खून की उल्टी वाले दृश्य से बिल्कुल मिलता जुलता था। लेकिन उनके मालिक विक्रम की हालत तो अब और भी खराब हो गई थी। कल से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। शायद वे अपंग हो गए थे। ये सोचकर लियान जनजाति के योद्धा तैयारी शिविर के कुछ सदस्य आदर्श को डर से देखने लगे। ये 12 साल का युवक एक भयानक राक्षस था। भले ही वो दूसरों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन वो उन्हें बिना छुए ही मरवा सकता था या गुस्से से पागल कर सकता था। इस समय आदर्श ने एक हरा अमृत निगल लिया था। हरे अमृत को खाते समय कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं थी, बस चबाएं और निगल लें। गोल हरी गोली उसके मुंह में पिघल गई। वो पन्ने जैसे हरे तरल में बदल गई और आदर्श के पेट में बह गई। उसके साथ जड़ी बूटियों की एक तेज सुगंध आई जिसने मन को ताज़ातरीन कर दिया। आदर्श ने महसूस किया कि जड़ी बूटियों का सार उसके शरीर में फैल रहा है और उसके रोम छिद्र खुल रहे हैं। छोटे भाई आदर्श, जल्दी से अपने रोम छिद्रों को सिकोड़ लो, वरना हरे अमृत का हर्बल सार फैल जाएगा।
ये अच्छी चीज है, अधिकारी रुद्र ने पास खड़े होकर सलाह दी। उसे देखते ही ईर्ष्या हो गई थी। आदर्श ने सिर हिलाया और अधिकारी रुद्र के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने रोम छिद्रों को सिकोड़ लिया, अपनी मेरिडियंस को साफ किया, जिससे हरे अमृत का हर्बल सार उसके शरीर में प्रवाहित होने लगा। उसे अपनी मेरिडियंस में ताजगी महसूस हुई। उसकी दाहिनी मुट्ठी भी गर्म थी, मानो कोई गर्म ऊर्जा उसे घेरे हुए हो। समय के साथ उसमें खुजली होने लगी और आदर्श को एहसास हुआ कि उसका घाव ठीक हो रहा है। यह हरा अमृत निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी की दवा है। आदर्श खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर हवाई जहाज की तरफ देखने लगा। उसे ज्योति का शुक्रिया अदा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसकी चोटें हरे अमृत के बिना भी ठीक हो सकती थीं। लेकिन ज्योति ने उसे विशेष रूप से हरा अमृत दिया था, इस वजह से उसे ये अच्छी तरह याद था। छोटे भाई आदर्श, जब तुम टेम्पर्ड बॉडी ड्रैगन पल्स अवस्था में पहुंच जाओगे तो पर्पल ब्लड के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब यह हरा अमृत तुम्हारे शरीर में घुल जाए तो इसे धीरे धीरे परिष्कृत करो। ज्यादा उत्सुक मत हो। इसे धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए कुछ महीनों का प्रयोग करो, वरना इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। अधिकारी रुद्र के शब्द बिना किसी हिचकिचाहट के बोले। अधिकारी रुद्र के लिए आदर्श अब एक छात्र नहीं बल्कि एक योग्य सहकर्मी था। चाहे वो आदर्श की भविष्य की संभावनाएं हों या ज्योति का आदर्श के लिए महत्व, सभी ने इस बिंदु को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। और ताओ आदिवासी कबीले में केवल अर्नव ही अधिकारी रुद्र के ध्यान के लायक था, लेकिन बहुत कम। जहां तक तेजस जैसे लोगों की बात है तो अधिकारी रुद्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी। छोटे भाई आदर्श, कल एक शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें राज्य शूरवीर की उपाधि प्रदान करूंगा। वास्तव में असली उपाधि प्रदान करने का समारोह केवल विशाल जंगल के बाहर स्वर्ण रक्षक शिविरों में ही किया जा सकता है। कल मैं तुम्हें केवल राज्य शूरवीर की मुहर एक उपाधि प्रदान करने की सूचना और वो जमीन दूंगा जो तुम्हें दी जाएगी। अधिकारी रुद्र ने आदर्श के कंधे थपथपाए। कड़ी मेहनत करो। पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित करके और मिस ज्योति द्वारा मूल्यवान समझे जाने से तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। उस समय इस बूढ़े भाई को छोटे भाई आदर्श पर निर्भर रहना पड़ सकता है। हा हा। ये कहते हुए अधिकारी रुद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। जिस तरह से उसने आदर्श को संबोधित किया, उससे लग रहा था कि उसने आदर्श को बराबरी का दर्जा दे दिया था। अधिकारी रुद्र एक स्वर्ण रक्षक हजार घराने थे और आदर्श ने अभी अभी राज्य के चयन को पारित किया था, फिर भी वे समान स्तर पर थे। कुछ ही दूरी पर ताओ जनजाति के बुजुर्गों ने यह देखा और जानबूझकर मुंह में लार भर ली। अधिकारी रुद्र की हैसियत के कारण बड़ों को उनके सामने विनम्रता से झुकना पड़ता था। उन्हें अपनी बातचीत में भी विनम्रता बरतनी पड़ती थी, लेकिन अब अधिकारी रुद्र आदर्श के कंधे पर थपथपा रहा था। उसे बार बार छोटा भाई आदर्श कह रहा था और खुद को बड़ा भाई भी कह रहा था। इसका मतलब था कि जबानी तौर पर अधिकारी रुद्र ने आदर्श को अपना भाई मान लिया था। अधिकारी रुद्र का भाई भी उसी दर्जे का होगा। कबीले के बुजुर्ग आदर्श का सामना कैसे कर सकते हैं? ताओ जनजाति के ये सम्मानित बुजुर्ग सभी मूक हो गए। पहले वे लियान जनजाति जैसे छोटे कबीले के लोगों के पास बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते थे, मानो वे देवता हों। किसी छोटे कबीले के मुखिया को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होता था, झुकना होता था और विनम्र होना होता था। अगर वे अपना पैर आगे बढ़ाते तो बहुत से लोग उसे चाटते थे। एक छोटे से आदिवासी कबीले के आम लोग तो उनकी प्रशंसा करने के भी लायक नहीं थे। लेकिन अब आदर्श जैसा कोई भी व्यक्ति अधिकारी रुद्र के बराबर पहुंच गया था। आदर्श को देखते ही उन्हें झुकना पड़ा। 12 साल के बच्चे के सामने झुकने की बात सोचकर इन आदिवासी बुजुर्गों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। अगर हम अपमान नहीं कर सकते तो क्या हम छिप नहीं सकते? कबीले के बुजुर्गों ने मन बना लिया। भविष्य में अगर वे आदर्श को देखेंगे तो वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे। आदर्श के सामने विनम्रता से बोलने से बेहतर है कि वे अपनी जान दे दें। हवाई जहाज में ऊपर बूढ़ा दुर्जय अपनी दाढ़ी को दर्द भरे भाव से पकड़ रहा था। उसे अपने 2 हरे अमृतों की तलब लग रही थी। ज्योति दुर्जय के पास खड़ी अवाक रह गई। ये तो बस 2 हरे अमृत थे। गुरु, आप भोजन करने में लगने वाले समय में एक पूरी भट्टी भर हरा अमृत बना सकते हैं। हालांकि बूढ़ा आदमी दुर्जय एक वीरान स्वर्ग का गुरु था, वो एक कुशल कीमियागर भी था। बूढ़े दुर्जय ने पलटकर जवाब दिया, क्या पूरी भट्टी भर हरा अमृत? औषधियों को परिष्कृत करने के लिए भी सामग्री की जरूरत होती है, अग्नि भी है। मैं जिस अग्नि का इस्तेमाल करता हूं वो विशेष अर्थ हार्टली अग्नि है और मुझे अग्नि शस्त्र और कई उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए हमें मितव्ययिता बरतनी होगी। उस कमबख्त बदमाश का तो बस हाथ ही कटा है और स्वर्ण रक्षक की औषधि से वो ठीक हो जाएगा। हरा अमृत इस्तेमाल करना तो बहुत बेकार है। बूढ़े दुर्जय ने शिकायत की। जब से वे मिले थे, बूढ़ा दुर्जय आदर्श के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ज्योति आंसू और हंसी के बीच थी और बस चुप रही। ज्योति, उस बूढ़े मार्क्विस वेन्यून ने व्यूह रचना पूरी कर ली है। मैं कल उस प्राचीन व्यूह को खोलने में मार्क्विस वेन्यून की सहायता करने के लिए निकल रहा हूं। वो प्राचीन रहस्य लोक खतरों से भरा है। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम कुछ दिनों तक अकेले रहोगे।
तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो मेरे द्वारा दिया गया सुरक्षा मंत्र इस्तेमाल करना। ज्योति के सिर हिलाने पर बूढ़े आदमी दुर्जय ने बार बार प्रोत्साहित किया, गुरुजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं अब घोषणा करता हूं कि आदर्श राज्य के चयनित नश्वर रक्त क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। वो स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग का सदस्य होगा और उसे राज्य शूरवीर की उपाधि दी जाएगी। मंच पर अधिकारी रुद्र ने हजारों लोगों के सामने आदर्श के परिणामों की घोषणा की। जहां तक तेजस का प्रश्न है, उसे आदिवासी बुजुर्गों द्वारा ले जाया गया। आसपास के दर्शकों में अवर्णनीय भावनाएं थीं। ताओ जनजाति के लोग होने के नाते उन्हें हमेशा से ही गर्व था। हजारों मील के इलाके में वे पूर्ण राजा थे, लेकिन अब अधिकारी रुद्र के शब्दों ने उनका अभिमानी चकनाचूर कर दिया था। छोटे भाई आदर्श स्वर्ण रक्षक दल क्लाउड वाइल्डरनेस में एक मिशन पर है। हम कुछ समय के लिए रुकेंगे, इसलिए हम आपको टेम्पररी रूप से आपकी उपाधि प्रदान करने के लिए मध्य मैदानों में स्थित स्वर्ण रक्षक कैंपग्राउंड में नहीं ला पाएंगे। आप मेरी स्वर्ण रक्षक सेना के साथ जा सकते हैं और विशाल जंगल में कुछ समय बिता सकते हैं। मैं भगवान हजार घरों की योजनाओं का पालन करूंगा, आदर्श ने बिना किसी आपत्ति के कहा। अधिकारी रुद्र ने सिर हिलाया। आखिरकार उसने कभी नहीं पूछा था कि आदर्श और ज्योति का क्या रिश्ता है। ज्योति जैसे लोगों के लिए अधिकारी रुद्र जानता था कि उसे उन बातों में नहीं उलझना चाहिए जो उसे नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि ज्योति द्वारा आदर्श को गोलियां दिए जाने की बात को भी वो कम महत्व देगा। वो इस बारे में दोबारा बात नहीं करेगा, क्योंकि ज्योति का संदेश सिर्फ अधिकारी रुद्र के कानों के लिए था। अधिकारी रुद्र को इस बात का हल्का सा अंदाजा था कि ज्योति नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। इसलिए अधिकारी रुद्र ने बस इतना ही कहा कि ज्योति ने वो अमृत यूं ही दे दिए थे। उसने आदर्श को देकर मामला अपने हाथ में ले लिया था। अधिकारी रुद्र को थोड़ा बहुत पता था कि ज्योति के पीछे की शक्तियां जटिल थीं। यहां तक कि राज्य के उच्च वर्ग से भी इसका संबंध था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे उसके जैसा छोटा मोटा व्यक्ति समझ सके या जिसमें भाग ले सके। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि ज्योति क्राउन प्रिंसेस बन सकती हैं। चाहे ये अफवाहें सच हों या नहीं, सावधानी बरतना ही बेहतर था, ताकि अधिकारी रुद्र ज्योति के दूसरे लोगों के साथ संबंधों के बारे में गपशप न करे। इससे पहले जब अधिकारी रुद्र ने आदर्श को हरा अमृत दिया था, तो उसने ज्योति वाला हिस्सा सीधे आदर्श को सुना दिया था। ऐसा इसलिए भी था ताकि दूसरे लोग न सुन सकें। राज्य के चयन के अगले दिन आदर्श के सम्मान समारोह का दिन था। अधिकारी रुद्र ने आदर्श को ढूंढ लिया, लेकिन पहली चीज जिसने आदर्श की नजर को खींचा वो माउंट था, बल्कि स्वर्ण रक्षक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक खास माउंट था। और अधिकारी रुद्र ने इशारा किया कि यह माउंट खास तौर पर आदर्श के लिए तैयार किया गया था। यह माउंट, ये मेरा है। आदर्श ने 8 मीटर ऊंचे उस विशालकाय जानवर को बड़े आश्चर्य से देखा। ये 2-3 मंजिल ऊंचा एक विशालकाय जानवर था। आदर्श ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी जब वो 3 महीने पहले इस दुनिया में आया था और उसने आचार्य वेदांत को अपनी पीठ पर तलवार लटकाए विशाल जंगल में एक विशालकाय जानवर पर सवार होकर जाते देखा था। और अब 3 महीने बाद उसके पास वास्तव में एक ऐसा एनिमल होगा। हाँ, ये तुम्हारा है। अधिकारी रुद्र हंसा। अगर कोई सामान्य उम्मीदवार होता तो भले ही वो स्वर्ण रक्षक का सदस्य बन जाता, उसे अपना लगभग सींग वाला जानवर पाने में 1-2 साल लग जाते। ये लगभग सींग वाला जानवर एक दिन में 3000 मील की यात्रा कर सकता है। इसे भारी मत समझिए, ये कहीं भी जा सकता है, चाहे पहाड़ हो या घाटियां। इसके अलावा इसका एक बड़ा फायदा भी है। यही वजह है कि ये स्वर्ण रक्षक की मानक सवारी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है? अधिकारी रुद्र ने आदर्श को असमंजस में रखने के लिए रुककर पूछा, ये बहुत कुछ उठा सकता है? इसमें बहुत दमखम है? अधिकारी रुद्र ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये लगभग सींग वाला जानवर बेशक बहुत कुछ उठा सकता है और इसमें जबरदस्त सहन शक्ति है। ये 3 दिन तक लगातार दौड़ सकता है, बिना किसी समस्या के 10,000 मील की दूरी तय कर सकता है। लेकिन लगभग सींग वाले जानवर का सबसे बड़ा फायदा यही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत कम खाता है। अगर कोई लगभग सींग वाला जानवर सचमुच खाना चाहे तो वो अपने भोजन के लिए एक विशाल पेड़ खा सकता है, लेकिन बिना भोजन के ये सीधे स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में अवशोषित कर सकता है। एक घुमंतु सेना के रूप में आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। आमतौर पर इतने बड़े वाहन की भूख के लिए कई गाड़ियों के भोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन लगभग सींग वाला जानवर सालों तक भूखा रह सकता है। यही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को सीधे अवशोषित कर ले। आदर्श स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया। हाँ, इस दुनिया में तरह तरह के खजाने थे, उजाड़ और खूंखार जानवर भी थे। वे आसपास के एनवायरनमेंट का सार अवशोषित कर सकते थे और जन्म से ही स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को बाहर निकाल सकते थे। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को साधना करनी पड़ती थी। मनुष्य और जानवरों के अपने अपने फायदे थे। एक बड़ा पर्वत जिसे भोजन की आवश्यकता नहीं थी, विशाल जंगल को पार करने में बहुत सहायक था। आदर्श अपने वाहन से बहुत खुश था। वो उछलकर उस सींग वाले जानवर की चौड़ी पीठ पर बैठ गया। सींग वाले जानवर में कुछ समझदारी दिख रही थी और उसने आदर्श को अपना नया मालिक मानने का विरोध नहीं किया। ये माउंट बहुत अच्छा था।
धन्यवाद प्रभु, 1000 परिवारों। आदर्श अपने घोड़े से उतरा और झुककर प्रणाम किया। हा, छोटे भाई आदर्श, अब से मुझे बस बड़ा भाई रुद्र कहना। स्वर्ण रक्षक कुछ समय के लिए ताओ जनजाति के कबीले में रहेंगे। कुछ दिन और रुककर साधना करो। अधिकारी रुद्र की बातें सुनकर आदर्श थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, ऐसा ही है, मैं कुछ दिन यहां रहकर साधना करना चाहता हूं, लेकिन लियान जनजाति में मेरी एक बड़ी बहन है। किसी कारणवश उसे पहाड़ों में छिपना पड़ा। जाने से पहले मैंने उसके लिए पर्याप्त भोजन छोड़ दिया था, लेकिन वो एक कमजोर लड़की है, इसलिए मुझे चिंता है कि वो बहुत लंबे समय तक पहाड़ों में रही होगी। मेरी बहन के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। पिछले कुछ दिनों से उसकी मुझसे कोई खबर नहीं आई है और शायद वो चिंतित होगी और शायद मुझे याद करेगी। और हाँ, लियान जनजाति के कबीले में अभी भी मेरे कुछ उपकारक हैं। खाने की कमी की वजह से वे अच्छा समय नहीं बिता पा रहे हैं, इसलिए मैं निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूं। चूंकि वो प्रिया को अपने साथ नहीं लाया था, इसलिए वो निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। यद्यपि लियान जनजाति के पिछड़े पहाड़ों में कोई एनिमल नहीं था, ये ऐसी जगह थी जहां खरगोशों को ढूंढना भी मुश्किल था, फिर भी वो एक भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अधिकारी रुद्र हंसा। लगता है छोटा भाई आदर्श दिल से भावुक है। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो ठीक है। अगले कुछ दिनों में मेरे कुछ भाई क्लाउड वाइल्डरनेस में अतिरिक्त बल के रूप में आएंगे। जनरल निर्भय ने हमें आसपास की जनजातियों के आसपास सेना तैनात करने का भी आदेश दिया है। फिलहाल हम काफी आजाद माने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भाइयों को भेजूंगा जो तुम्हें लियान जनजाति के कबीले में वापस ले आएंगे। फिर तुम अपनी बहन से मिल सकोगे। मैं उनसे तुम्हारे उपकारकर्ताओं के लिए कुछ अच्छा खाना भी लाने को कहूंगा। इसके अलावा आपको अपने नए इलाके में कुछ अनुयायियों की जरूरत होगी। स्वर्ण रक्षक उन्हें वहां लाने में आपकी मदद करेंगे। अधिकारी रुद्र ने जैसा कहा था वैसा ही किया। हाथ हिलाकर उसने अपने अधीनस्थों को तैयारी करने दी। आदर्श ये सुनकर खुश हुआ। स्वर्ण रक्षक भोजन लाएंगे जिससे उसकी बहन और उसके सभी उपकारक इस कठिन दौर से गुजर पाएंगे। अपनी सबसे जरूरी जरूरतें पूरी होने के बाद आदर्श खुद भी शिकार कर सकता था। विक्रम द्वारा लियान जनजाति के भोजन और संसाधनों पर अत्यधिक बोझ डालने के कारण लियान जनजाति के लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। कुछ लोग तो अपनी भूख मिटाने के लिए ग्वानईन मिट्टी खाने को भी मजबूर थे। शुक्रिया बड़े भाई रुद्र। आदर्श दिखावटी नहीं था। चूंकि अधिकारी रुद्र ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने सहजता से उसे ऐसा ही कहा। हा, अधिकारी रुद्र खिलखिलाकर हंसा और आदर्श के कंधे थपथपाते हुए बोला, छोटे भाई आदर्श, सैनिक होने के नाते हम भविष्य में उच्च पद पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अगर तुम भविष्य में अमीर बनोगे तो तुम्हारी बहन को भी उच्च पद मिलेगा और शायद वो राजकुमारी या कुछ और भी बन जाए। आओ बड़े भाई, तुम्हारे लिए कपड़े चुन लेंगे। आदर्श को आज राज्य के शूरवीर की उपाधि दी जानी थी। हालांकि ये प्रारंभिक समारोह था, उसे अच्छे कपड़े पहनने थे और अपने फटे पुराने लिनन के कपड़े नहीं पहनने थे। आदर्श का निवास स्थान पहले ही स्वर्ण रक्षक के शिविर में बदल चुका था, जहां रहने की स्थिति अच्छी थी। आदर्श ने आराम से गर्म पानी से स्नान किया। उसने अपने लिनन के कपड़े उतार दिए और नए स्वर्ण रक्षक कपड़े पहन लिए। उत्सव समारोहों के दौरान स्वर्ण रक्षक विशेष औपचारिक कपड़े पहनते थे, जबकि किंगडम नाइव्स के लिए वे उड़ने वाली मछली की पोशाक पहन सकते थे। उड़ती मछली का चोगा सफेद रंग का था। छाती पर कढ़ाई की हुई सुनहरी उड़ती मछली थी। इसे शानदार ब्रोकेट से खूबसूरती से सिल दिया गया था। इसके खूबसूरत डिजाइन ऐसे लग रहे थे मानो इन्हें सोने के धागों से सिल दिया गया हो। आदर्श हमेशा से ही लिनन के कपड़े पहनते आए थे। यहां तक कि लियान जनजाति के कुलपिता भी आधे नए सूती वस्त्र पहनते थे, जो अपने आप में अद्भुत था। आमतौर पर वे इसे समारोहों के अलावा किसी और अवसर पर नहीं पहनते थे। जहां तक रेशमी ब्रोकेट की बात है, ये एक पौराणिक वस्तु थी, क्योंकि ये केवल मध्य मैदानों से ही प्राप्त होती थी। केवल लियान जनजाति के कबीले ने ही नहीं, यहां तक कि ताओ जनजाति के कुलपिता ने भी ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। उन्होंने उड़ने वाली मछली का चोगा पहना हुआ था और उनकी कमर के चारों ओर एक गेंडा बैंड था और उन्होंने पैरों में मुकासिन पहन रखे थे। ये चीजें, खासकर उड़ने वाली मछली का चोगा और गेंडा बैंड, सिर्फ कुलीन वर्ग ही पहन सकता था। यहां तक कि सबसे अमीर उद्योगपतियों को भी इन्हें पहनने का हक नहीं था। ये बड़प्पन का प्रतीक था। सिर्फ कपड़ों से ही आदर्श स्वर्ण रक्षक की असाधारण स्थिति और कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अंदाजा लगा सकता था। यहां तक कि सबसे निचले दर्जे के राज्य के शूरवीर के कपड़े भी अगर बेच दिए जाएं तो किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए पर्याप्त हो सकते थे। अपने कपड़े पहनने के बाद आदर्श ने अपनी कमर में एक कृपाण लटका ली। यह स्वर्ण रक्षक की मानक कृपाण थी। इसकी म्यान सोने से मढ़ी हुई थी। राज्य के शूरवीरों की एक विशिष्ट पहचान के रूप में आदर्श की म्यान के बीच में जट का एक अंडा का टुकड़ा जड़ा हुआ था। इस कृपाण का इस्तेमाल मुख्यतः समारोहों या अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। बेशक इसका इस्तेमाल हत्या के लिए करना कोई औपचारिकता नहीं था। यह कृपाण 3 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी। यह 2 इंच चौड़ी थी और इसका वजन 100 पाउंड से ज्यादा नहीं था। म्यान से कृपाण निकालने पर इसका ब्लेड ठंडा और चमकदार था। यह धातु को कीचड़ की तरह चीर सकता था। यह कृपाण बहुत कीमती थी।
बगल में लटकी ये तलवार उसकी वीरता को और बढ़ा देती थी। अपना पूरा परिधान पहनने के बाद उसने आईने में देखा और दंग रह गया। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि दर्पण में दिख रहा युवक वो स्वयं है। इस वैकल्पिक दुनिया में आने के बाद वो हमेशा फटे हुए लिनन के कपड़े पहनता था, वो ब्रोकेड कपड़े कैसे पहन सकता था? जैसा कि कहा जाता है, कपड़े आदमी को बनाते हैं। आदर्श अपने सफेद उड़ने वाली मछली के वस्त्र में उज्ज्वल और बहादुर दिख रहे थे। कई महीनों के प्रशिक्षण के कारण आदर्श का शरीर निखरता ही गया था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा से उसकी मांसपेशियों में आए बदलाव के कारण आदर्श की त्वचा अब चिकनी और कोमल हो गई थी, मानो किसी जेट के टुकड़े जैसी हो। उसके सुंदर चेहरे पर कोमल रेखाएं थीं, लेकिन उसकी भौहों में जोश था जिससे वो अब भी मर्दाना लग रहा था। हालांकि आदर्श अभी भी छोटा था, उसका शरीर सुडौल था। उसके पैर लंबे और पतले थे, जो उसे उड़ने वाली मछली के वस्त्र का एक आदर्श अवतार बनाते थे। आदर्श एक अनमोल तलवार की तरह था जो म्यान से बाहर निकली हो। उसकी धार की धार हर दिशा में चमक रही थी और उसकी धार का कोई जवाब नहीं था। जब आदर्श बाथरूम के लॉकर रूम से बाहर निकला तो उसे देखकर अधिकारी रुद्र की आंखें चमक उठीं। उसके सभी अधीनस्थ आदर्श को घूर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आदर्श है या राजधानी के किसी बड़े परिवार का कोई असाधारण बेटा। हा, इस उड़ती मछली के चोगे पर तुम बिल्कुल जंच रहे हो। कहना ही होगा, छोटे भाई आदर्श, तुम्हारे रूप रंग को देखते हुए अगले 3-5 सालों में जब तुम बहुत आकर्षक हो जाओगे तो मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों को परिचयात्मक परेशानी होगी। अधिकारी रुद्र ने बेशर्मी से मजाक किया। दरअसल अधिकारी रुद्र न तो गंभीर था और न ही अड़ियल। टेस्टोस्टेरोन से भरे माहौल में एक आम फौजी शायद ही कभी गंभीर या शालीन होता था। शेखी बघारना, बेबाक होना और एक के बाद एक अश्लील चुटकुले सुनाना आम बात थी। लेकिन अधिकारी रुद्र सिर्फ अपने जैसे कद के लोगों के बीच या उन भाइयों के बीच ही मुखर होता जिनके साथ उसने जिंदगी मौत का सफर तय किया हो। अपने मातहतों और आम लोगों के सामने वो बेरुख और बेरहम नजर आता। सेना में एक पुराने सिपाही के रूप में, रंगरूटों के सामने प्रशिक्षक के रूप में उन्हें स्वर्ण रक्षक की गरिमा बनाए रखनी पड़ती थी। आदर्श ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। वो उड़ती मछली का चोगा पहनने के प्रभावों से बहुत संतुष्ट था। चलो, अब तुम्हें राज्य का शूरवीर बनाने का समय आ गया है, ये कहकर अधिकारी रुद्र आदर्श को बाहर ले आया। आदर्श अपने सींगों वाले घोड़े पर सवार होकर चला। ये घोड़ा ताओ जनजाति के शहर की गलियों में टहल रहा था। संपूर्ण ताओ जनजातीय कबीला हलचल में था, क्योंकि आदर्श का सम्मान समारोह ताओ जनजातीय कबीले के उत्सव चौक में आयोजित किया जा रहा था। ताओ जनजाति के कबीले ने बड़ी सावधानी से व्यवस्था की, क्योंकि आदर्श को राज्य के शूरवीर के रूप में सम्मानित करने के अलावा अर्नव को भी आधिकारिक तौर पर स्वर्ण रक्षक का सदस्य बनाया जाना था। बेशक आदर्श आज शो का पूर्ण स्टार था। जब आदर्श लगभग सींग वाले जानवर पर सवार होकर ताओ आदिवासी कबीले के उत्सव चौक के पास आया तो कई लोगों ने आदर्श को देखा। आदर्श को ब्रोकेड फ्लाइंग फिश रोब में कमर पर कृपाण लटकाए देखकर ताओ जनजाति के कई लोग अचंभित रह गए। उस विशालकाय जानवर पर सवार युवक, क्या वो लियान जनजाति के कबीले का आदर्श है? ताओ जनजाति के कबीले के लोग आदर्श को देखकर चौंक गए। उन्होंने उसे चयन के दौरान एक से ज्यादा बार देखा था, लेकिन आज वे निश्चित नहीं थे। यद्यपि उसके चेहरे की बनावट और आकृति सही थी, परंतु स्वभाव में बहुत अंतर था। विशाल जंगल के लोगों के लिए एक सींग रहित जानवर पर सवारी करना पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। उसकी भव्यता और उड़ने वाली मछली के सुंदर वस्त्र, इन दो खूबियों ने उसे और भी विस्मयकारी बना दिया। ये किसी गरीब पहाड़ी गांव में एक महंगी लग्जरी कार चलाने जैसा था। इसके अलावा आदर्श में अदम्य वीरता थी और उसकी आभा भीड़ से अलग दिखती थी, इसलिए इस झटके को उसकी पूरी सीमा तक दिखाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोगों के बीच एक ड्रैगन या फीनिक्स था। ताओ जनजाति के लोग लियान जनजाति के लोगों की तरह ही लिनन के कपड़े पहनते थे। आदर्श को उसके राजसी परिधान में देखकर वे शर्मिंदा हो गए। ताओ जनजाति के युवा जो आदर्श से ईर्ष्या करते थे, अब ऐसा महसूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बीच की खाई अब बहुत बड़ी हो गई थी। उनकी ताकत कम थी, उनकी प्रतिभा कम थी, वे वृद्ध थे और उनका रूप और स्वभाव भी कम था। इसमें ईर्ष्या की क्या बात थी? वे तो बिल्कुल अलग स्तर पर थे। जैसे ही आदर्श उस विशालकाय जानवर के पास से गुजरा, लोगों ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया। उनमें से कई लोग आदर्श को विस्मय से देख रहे थे। ये उत्कृष्ट लोगों को दी जाने वाली श्रद्धा थी। किसी व्यक्ति का आभामंडल अत्यंत महत्वपूर्ण था। लोग एक नजर में ही जान जाते थे कि आभा वाला व्यक्ति असाधारण है। आदर्श भी ऐसा ही था। ताओ जनजाति की कई किशोर लड़कियां आदर्श को देखकर शर्मा गईं और उनकी आंखों में चमक आ गई। विशाल जंगल की किशोर लड़कियों को एक मजबूत, शांत और सुंदर युवक, जिसके आगे एक उज्जवल भविष्य था, के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। वे उसकी दासी बनने को तैयार थीं। दरअसल किसी राज्य के शूरवीर का गुलाम बनकर गिरमिटिया बनना उनके लिए कोई अपमान की बात नहीं थी, बल्कि ये एक बेहतरीन बात थी। 20 साल की कुछ लड़कियां इस बात से नाराज थीं कि वे कुछ साल पहले पैदा हो गईं।
उन्हें लगता था कि उनके पास आदर्श के पीछे चलने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वे अब भी आदर्श को बिना पलक झपकाए घूर रही थीं, मानो वे आदर्श को अपने पेट में निगल जाना चाहती हों। आदर्श ने विशालकाय वाहन पर 15 मिनट तक सवारी की तथा उत्सव चौक पर पहुंचने से पहले 10 मील लंबी सड़क पार की। ताओ जनजाति कबीले में सम्मान समारोह बड़ी धूमधाम से किया गया। इस समारोह के लिए ताओ जनजाति के लोग खास तौर पर 1 गाय, 2 बकरियां, 3 सुअर, 5 शिकारी कुत्ते और 10 मुर्गियां काटते थे। ये 5 पशुधन थे। इनका खास ध्यान रखा जाता था क्योंकि ये 5 पशु कहलाते थे और इस अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यहां तक कि ताओ जनजातीय कबीले के लिए भी बलिदान के लिए इतने सारे एनिमल का वध करना एक महंगा सौदा था। ताओ जनजाति के सभी ओझा और चुड़ैलें वेदी पर प्रार्थना कर रहे थे। ये अनुष्ठान मुख्यतः अर्णव के लिए था। इसके अलावा तेजस जैसे नश्वर रक्त योद्धा, ताओ जनजाति के कुलीन वर्ग द्वारा पोषित कुलीन वर्ग और छोटी जनजातियों के कुछ उत्तराधिकारी सभी राज्य के चयन में उत्तीर्ण हो चुके थे और उन्हें स्वर्ण रक्षक के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना था। जहां तक विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ विक्रम का सवाल है, वो यहां उपस्थित नहीं हो सके। वो अपनी अंतिम लड़ाई में अपनी योग्यता खो चुके थे। अर्णव और उसके साथियों की बदौलत ताओ आदिवासी कबीले ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये एक तरह से ताओ आदिवासी कबीले के लिए विशाल जंगल को अलविदा कहने और मध्य मैदानों में उनके पहले कदम का समारोह था, इसलिए उन्होंने इस समारोह में कोई लापरवाही नहीं बरती। ताओ जनजातीय कबीले में कम से कम 1 लाख लोग थे, इसलिए त्योहार चौक पर एकत्रित लोगों की वजह से वहां बहुत भीड़ थी। ये लोग सम्मान समारोह पर ध्यान दे रहे थे। मंच पर खड़े युवक युवतियां सभी ईर्ष्यालु थे। दरअसल सबसे पीछे बैठे लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वे वहां से जाने को तैयार नहीं थे। बस वहां खड़े होकर ही मानो किसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हों। चयन में सफल हुए सभी प्रतिभागियों में से केवल आदर्श ही लगभग सींग वाले जानवर की सवारी करने के लिए योग्य था। अर्णव और कंपनी को स्वर्ण रक्षक का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आदर्श को भी एक ब्रोकेड पत्र मिला जो किंगडम नाइट के रूप में उनकी स्थिति का प्रतीक था। ये ब्रोकेड पत्र आधा फुट लंबा एक स्क्रॉल था। ये स्क्रॉल रेशम से बना था। इसके साथ रेशमी रिबन लगे थे और स्क्रॉल के दोनों सिरे चंदन की लकड़ी के बने थे। चंदन की लकड़ी भारी थी, लेकिन नक्काशी उत्तम थी। ये ब्रोकेड अक्षर स्वर्ण रक्षक के भीतर उनकी श्रेष्ठ पहचान का भी प्रतीक था। इसके अलावा स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग के रूप में आदर्श को एक जेड पेंडेंट प्राप्त हुआ। यह जेड पेंडेंट एक उड़ती हुई मछली के आकार का था। यह केवल स्वर्ण रक्षक के कुलीन वर्ग को ही दिया जाता था। जेड हरा सफेद था और उस पर बनी ड्रैगन फिश मानो जीवित हो। इसे कमर से लटकाकर इसे अंतिम रूप दिया गया। अचानक आदर्श एक सावधानी से गढ़े गए जेड के टुकड़े जैसा दिखने लगा, जिसकी चमक देखते ही बनती थी। उसने न सिर्फ अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि उसमें एक जबरदस्त कुलीनता का भाव भी था। किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि आदर्श एक बड़े परिवार का उत्तराधिकारी था। हाथ में ब्रोकेड का पत्र और कमर में उड़ती मछली का जेड पेंडेंट लिए आदर्श चौक के बीचों बीच खड़ा था। आदर्श भावुक हो गया जब हजारों लोग उसे प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विशाल जंगल के कई कुलीन लोग किंगडम नाइट का दर्जा पाने का सपना देखते थे। ऐसा गौरव उनके जीवन का शिखर होता। लेकिन आदर्श को लगा कि ये उसका चरम नहीं था, बल्कि उसके जीवन की शुरुआत मात्र थी। उसने राज्य के शूरवीर की उपाधि पाकर जो गौरव प्राप्त किया था, उसमें लिप्त नहीं हुआ। वो जानता था कि उसकी वर्तमान उपलब्धि कुछ भी नहीं है। वैभव दिव्य साम्राज्य पूरी दुनिया नहीं थी, और वैभव दिव्य साम्राज्य में भी वो कुलीनों में सबसे निचले दर्जे का था। इस दुनिया में महान चीजें इंतजार कर रही थी। वो अन्वेषण करना, चढ़ाई करना और विजय प्राप्त करना चाहता था। समारोह 6 घंटे तक चला। स्वर्ण रक्षक शिविर में लौटने से पहले आदर्श ने ताओ जनजाति के लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने अपना ब्रोकेड पत्र प्राप्त किया। जिस रात सम्मान समारोह चल रहा था, उसी रात बूढ़ा दुर्जय अपना सामान बांध रहा था। वो ताओ जनजाति छोड़ने की तैयारी कर रहा था। आदर्श को यह खबर मिली और उसने सोचा कि उसे उस बूढ़े को अलविदा कहना ही होगा। अधिकारी रुद्र से बूढ़े आदमी दुर्जय के निवास के बारे में जानने के बाद आदर्श ने विनम्रता से दरवाजा खटखटाया। ये सुंदर लेकिन छोटा सा आंगन और आंगन के पीछे ऊंचा बुर्ज ताओ जनजाति के कबीले का प्रतिबंधित क्षेत्र था। स्वर्ण रक्षक की अनुमति के बिना किसी को भी दुर्जय और ज्योति को परेशान नहीं करना था। अंदर आए। दूसरी तरफ से बूढ़े दुर्जय की सुस्त आवाज आई। आदर्श ने दरवाजा खोला और देखा कि बूढ़े दुर्जय और ज्योति छोटे से आंगन में बैठे हैं। आदर्श को देखकर बूढ़ा आदमी दुर्जय थोड़ा दंग रह गया। वर्तमान में चमकदार चांदनी के नीचे आदर्श ने अपनी उड़ने वाली मछली की पोशाक पहन रखी थी। उसके बगल में उड़ने वाली मछली का जेड पेंडेंट था, जो एक राजसी रूप दे रहा था। बूढ़े आदमी दुर्जय ने आदर्श के किंगडम नाइट सम्मान समारोह को नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उड़ने वाली मछली की पोशाक पहनने से आदर्श पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। ज्योति भी हैरान थी। उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ा सा विस्मय झलक रहा था।
ज्योति ने कई युवा स्वामी और युवा कुलीनों को देखा था। वे सभी सुंदर और शिष्ट थे, राजसी युवा स्वामी कहलाने के योग्य। लेकिन इन युवा गुरुओं में आदर्श जैसी स्वाभाविक प्रतिभा का अभाव था। वे प्राकृतिक तत्वों से परिष्कृत नहीं थे। कृत्रिम पहाड़ियां सुंदर हो सकती हैं, लेकिन वे प्राकृतिक रूप से निर्मित पहाड़ों जितनी सुंदर नहीं है। के तुम घटिया बदमाश हो, ये सोचकर कि तुम इन कपड़ों में सजे हुए लग रहे हो। बूढ़े आदमी दुर्जय ने दुर्लभ प्रशंसा की। आदर्श ने आंखें घुमाई और बूढ़े दुर्जय से झगड़ने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस यहां आने का कारण बताया, जो कि बूढ़े दुर्जय को अलविदा कहना था। आदर्श को नहीं पता था कि बूढ़ा दुर्जय कहां जा रहा है, लेकिन वो अंदाजा लगा सकता था कि बूढ़ा दुर्जय कुछ खतरनाक करने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श ने देखा था कि जब भी बूढ़े दुर्जय के गंतव्य का जिक्र होता था, ज्योति अपनी खूबसूरत आंखों में चिंता के भाव दिखा देती थी। लेकिन बूढ़ा आदमी बस हंसता और मजाक करता रहता, मानो उसे यात्रा की कोई चिंता ही न हो। बूढ़े दुर्जय ने ज्योति को उसके जाने के बाद सावधान रहने की सलाह दी। उसने हर संभव तरीके से उसकी परवाह की, लेकिन बूढ़े दुर्जय ने कोई पक्षपात नहीं किया। ज्योति को समझाने के बाद उसे आदर्श की याद आई। उसने आदर्श के कंधे पर थपथपाया और आदर्श को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे, जैसे चयन में प्रथम आना बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये गुणवत्ता के स्तर में गिरावट वाला चयन है। मैं कहता हूं, तेजस जैसे मंदबुद्धि को हराने में तुम्हारा हाथ सचमुच चोटिल हो गया, और अगर तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया तो क्या हुआ? तुमने मेरे 2 हरे अमृत क्यों बर्बाद किए? ये तो एक खजाने की बर्बादी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें किंगडम नाइट की उपाधि मिलेगी। कुलीन बनना कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक इस किंगडम नाइट की उपाधि का सवाल है, वैभव दिव्य साम्राज्य की राजधानी में सड़क पर एक पत्थर फेंकने से ही 1 दर्जन पत्थर लग जाएंगे। हालांकि आप गुणवत्ता में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपके पास कुछ अच्छी किस्मत है और आपने पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का गठन किया है, जो मुश्किल से ही काम करेगा। बूढ़े आदमी दुर्जय के शब्दों ने आदर्श को अवाक कर दिया। ये बूढ़ा आदमी बहुत दुष्ट था। ऐसा लगता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन वो जानता था कि बूढ़ा आदमी एक खतरनाक काम के लिए जा रहा है, इसलिए उसने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। उसने बस बूढ़े आदमी की बात सुनी, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। जब चांद अपने चरम पर था तो बूढ़ा आदमी दुर्जय अंततः चला गया। वो सफेद लबादा पहने एक अज्ञात मूल के छोटे लाल घोड़े पर सवार था। बूढ़े दुर्जय ने कसम खाकर कहा कि वो छोटा लाल घोड़ा क्यूई लिन नस्ल का है, लेकिन आदर्श उसे चाहे जिस नजर से देखे, वो छोटा लाल घोड़ा बहुत ही अजीब लग रहा था। खासकर जब बूढ़े दुर्जय का मोटा पिछवाड़ा उस पर बैठा था तो छोटा लाल घोड़ा लगभग बूढ़े दुर्जय के पिछवाड़ा में समा गया था। बूढ़े आदमी दुर्जय की गोल आकृति और घोड़े की गर्दन पर टिके उसके मोटे पेट को देखकर आदर्श केवल शर्मिंदा और उदासी महसूस कर सकता था। जाओ, बूढ़ा दुर्जय चिल्लाया और छोटा लाल घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। आदर्श सचमुच सोच रहा था कि क्या वो छोटा टट्टू बूढ़े दुर्जय का वजन सहन कर पाएगा। चांदनी रात में बूढ़ा आदमी दुर्जय और उसका घोड़ा विशाल जंगल की ओर चल पड़े। दूर से देखने पर आदर्श को लगा कि यह दृश्य अधिक मायने रखता यदि बूढ़ा आदमी दुर्जय इतना मोटा न होता। मैदान में बूढ़ा आदमी दुर्जय एक दुखद गीत गा रहा था। आसमान सूखी पीली घास से भरा है, घोड़े के साथ मैं दूर तक यात्रा करता हूं। भोजन की हवाएं दुनिया पर आक्रमण करती हैं और फिर ड्रैगन के घोंसले या भगवान के राज्य में प्रवेश करती हैं। स्वर्ग धुआं उठते देख मुस्कुराता है, धरती मुझे राजा बनाती है। जब बूढ़ा आदमी दुर्जय अपना वीरतापूर्ण गीत गा रहा था तो वो आदर्श द्वारा दिए गए 10 पके हुए चिकन को लेकर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। पीछे से आदर्श ये सुनकर फिर से अवाक रह गया। आखिर उसने वह गाना कहां से चुराया? उसमें तो जरा भी लय नहीं थी। बूढ़े दुर्जय के चले जाने के बाद आदर्श और ज्योति जंगल में खड़े रह गए। चांदनी रात में ज्योति ने परी जैसी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। आदर्श ने उड़ने वाली मछली का लबादा पहना हुआ था और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। जंगल में एक पुरुष और एक स्त्री खड़े थे, दोनों ही दिव्य दिख रहे थे। ज्योति एक शांत व्यक्ति थी और आदर्श आमतौर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, इसलिए माहौल शांत हो गया। बूढ़े दुर्जय चले गए हैं। मिस ज्योति, अगले कुछ दिनों में आपकी क्या योजना है? आदर्श ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ये सुनकर कि आदर्श ने दुर्जय को कैसे संबोधित किया, ज्योति हंसी और प्रसन्न दिखी। कुछ खास नहीं, गुरु ने मुझे दूर न जाने को कहा है, इसलिए मैं यहीं घूमूंगा। बादलों के जंगल के गहरे इलाकों में कुछ पुराने उजाड़ जानवर हैं जिन्हें मैं हरा नहीं सकता। मैं समझ गया, आदर्श ने कुछ सोचा और कहा। कल मैं लियान जनजाति के कबीले में वापस जा रहा हूं। मिस ज्योति, अगर आपके पास सचमुच कुछ नहीं है। आदर्श अभी भी इस पर विचार कर रहा था। ज्योति के साथ हर रात प्रशिक्षण करने से उसे बहुत लाभ होगा। ठीक है, ज्योति ने संक्षेप में उत्तर दिया। आदर्श को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि वो सहमत नहीं होगी, लेकिन वो तुरंत मान गई। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। तुम मेरे साथ लियान जनजाति के कबीले में जाओगे? आदर्श ने ज्योति से पुष्टि की। मेरे पास ऐसी ही एक योजना है।
मुझे कुछ और भी जांचना है, ज्योति ने कहा। ठीक है। आदर्श बहुत खुश था। ज्योति के साथ ये साफ था कि उसकी ताकत कितनी जल्दी बढ़ेगी। उसने पहले सोचा था कि वो अपनी बहन से मिलने वापस जाएगा और शायद उसे साधना से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन अब उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन दोपहर के समय 5 स्वर्ण रक्षक योद्धाओं ने लियान जनजातीय कबीले के लिए जहाज से उतरने की तैयारी में अनाज, मांस, सब्जियां और कपड़े तैयार किए। इन लोगों को आदर्श को घर भेजना था। विशाल जंगल को पार करने के लिए व्यक्ति का बैंगनी रक्त क्षेत्र में होना जरूरी था, और ज्यादा से ज्यादा बैंगनी रक्त के मध्य या अंतिम चरण में। यद्यपि आदर्श शक्तिशाली था, लेकिन विशाल जंगल में अकेले यात्रा करना अधिकारी रुद्र के लिए चिंता का विषय था। आदर्श अकेले एक सींग वाले जानवर पर सवार था। ये उसकी अपनी सवारी थी। 5 अन्य स्वर्ण रक्षक योद्धाओं के साथ 6 सींग वाले जानवरों की एक टीम बहुत शक्तिशाली थी। जब आदर्श ने अपना सामान पैक कर लिया तो लियान जनजाति के योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य चुपके से पास आकर खड़े हो गए। 6 विशालकाय जानवरों को देखकर वे विलाप करने लगे। योद्धा तैयारी शिविर के ये सदस्य राज्य के चयन के लिए ताओ जनजाति के कबीले में आए थे। अंततः उन्हें लियान जनजाति के कबीले में लौटना पड़ा, क्योंकि ताओ जनजाति उन्हें कभी भी मुफ्तखोर नहीं बनने देती थी। स्वर्ण रक्षक छोटे जनजातीय कुलों के असफल उम्मीदवारों को वापस भेज देते थे, लेकिन वे ऐसा केवल एक बार करते थे, बार बार नहीं। स्पष्ट रूप से यदि लियान जनजातीय कबीले योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य टीम में शामिल नहीं होते तो वे वापस जाने के बारे में भूल सकते थे, क्योंकि स्वर्ण रक्षक विशेष रूप से उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। योद्धा तैयारी शिविर के कुछ लोग एक दूसरे को कड़वाहट से देखने लगे। ताओ जनजाति के कबीले में पीछे रहना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब वे लियान जनजाति के कबीले में लौटते तो उन्हें क्या समझाते। वे इतने अपमानित थे कि वापस नहीं जा सके। इसके अलावा लिफ्ट लेने के लिए उन्हें मालिक आदर्श से अनुमति लेनी पड़ती थी। उन्होंने पहले विक्रम की तरह आदर्श को ताना मारा और उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उन्हें आदर्श से भीख मांगनी पड़ी। ये सोचकर वे परेशान हो गए। अगर आदर्श उनके लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता था और जानबूझकर उन्हें साथ नहीं लाना चाहता था, तो उन्हें अपनी राह खुद ही तय करनी होगी। हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो पहले लौटने की बात को एक तरफ रख देते हैं। अगर हम लौट भी गए और युवा स्वामी विक्रम इस हालत में पिट गए तो हम कुलपति को कैसे समझाएं? एक आदमी ने कड़वाहट भरे चेहरे से कहा। क्या तुम बेवकूफ हो? एक बुजुर्ग ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं, हालात बदल गए हैं। भविष्य में आदर्श हमारा नया बॉस होगा। चलो हम दौड़कर युवा मास्टर आदर्श के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हैं। नए मास्टर का सम्मान करना बेहद जरूरी है। जब इस चतुर व्यक्ति ने ये शब्द कहे तो आसपास के लोग भ्रमित हो गए। न तो हमें ताकत है, न ही हम खूबसूरत हैं। अगर हम झुककर माफी भी मांगे तो भी बेकार होगा। ताओ जनजाति के कबीले में आकर उन्होंने तरह तरह के विशेषज्ञों को देखा था और उन्हें आदर्श की अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ था। योद्धा तैयारी शिविर के इन लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि आदर्श के सामने उनकी तथाकथित ताकत कुछ भी नहीं थी। हमें भी अपनी बात मनवानी होगी। भविष्य में हम खेतों में काम करेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। कम से कम हमारे पास जीने का कोई रास्ता तो होगा। अगर नहीं तो युवा स्वामी आदर्श हमें कीड़ों की तरह आसानी से कुचलकर मार डालेंगे। चतुर व्यक्ति ने भावुक होकर आह भरी। वो समझ गया था कि चापलूसी के दिन अब लद गए हैं। चाहे वे आदर्श की कितनी भी चापलूसी करें, वो उनसे कोई मतलब नहीं रखेगा, लेकिन कम से कम ऐसा करके वे जिंदा तो रहेंगे। तो फिर युवा मास्टर विक्रम के बारे में क्या? एक गूंगे आदमी ने कमजोरी से पूछा। उसे साथ ले आओ, आदर्श ने लापरवाही से जवाब दिया। विक्रम पहले से ही अपंग था। उसने जो गंभीर अपराध किए थे, जिनकी वजह से इतनी मौतें हुई, उनका बदला लियान जनजाति के लोगों को तब लेना था जब उसे वापस जनजाति में लाया जाता। ठीक है, चलो कछुए के पोते को वापस लाते हैं। जब हम कबीले में लौटेंगे तो युवा गुरु आदर्श उससे निपट लेंगे। वो आदमी होशियार था, इसलिए योद्धा तैयारी शिविर के कुछ सदस्यों ने अधमरे विक्रम को घसीट कर ले लिया। विक्रम की आंखें सुस्त थीं। आदमियों द्वारा जमीन पर घसीटे जाने से उसका चेहरा धूल से सन गया था। उसके बाद 2 आदमियों ने विक्रम को उस सींग वाले जानवर की पीठ पर रखी टोकरी में ऐसे फेंक दिया मानो किसी मरे हुए कुत्ते को फेंक रहे हो। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि विक्रम आराम से है या नहीं। इस मुर्गे ने मुझे सचमुच नुकसान पहुंचाया है। एक आदमी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए विक्रम के चेहरे पर पैर रखा। आदर्श ने अपनी आंखों की कनखियों से यह देखा और उसके मन में मिश्रित भावनाएं उठी। कुछ दिन पहले विक्रम स्वामी था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो कैदी बन गया। विशाल जंगल क्रूर था। बलवानों का सम्मान किया जाता था और कमजोरों का, यहां तक कि जीवित रहना भी एक विलासिता थी। विशालकाय टीम रवाना हो गई। 6 एनिमल ताओ कबीले से बाहर भागे। वे धूल उड़ाते हुए पूरे रास्ते सरपट दौड़ते रहे। आदर्श ने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा और उसे दूर एक अटारी पर एक सफेद कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। ज्योति स्वाभाविक रूप से आदर्श के साथ नहीं गई।
दरअसल स्वर्ण रक्षक के किसी भी सदस्य को ये नहीं पता था कि ज्योति आदर्श के साथ लियान जनजाति के कबीले में जाएगी। आदर्श की यात्रा अभी भी कई मोड़ लेने वाली है।